देखो आप अभी बातें बंद करो अपना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि गिव एन ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। ये जो सर्किट डायग्राम दिया है इसका एक ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बताना। ओके, सो गिव एन ऑल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द गिवन फॉलोइंग। अभी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे एक बैटरी और एक लैम्प ही कनेक्टेड, तो मैंने ड्रॉ नहीं किया बस, बट वो रहेगा हमेशा। देखो आप, तो व्हाट वी विल डू इज, इसमें हम लोग क्या करेंगे अभी, पहले तो इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो सबको पता है कि S1 क्या है, P है, S1 डैश मतलब नेगेशन ऑफ P वगैरह वगैरह, तो वो सब लिखना। उसके बाद का पार्ट लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली। सो आई कैन से देयरफॉर द लॉजिकल इक्विवेलेंट इज, ओके, so the logical equivalent is P and negation of P or Q, ऐसा हो जाएगा, correct? So P and negation of P or Q, so this is what we are getting. Next अभी क्या होगा, we can solve this further। यहाँ पे and है और है, and और होगा तो distributive law apply होगा, correct? So and और है, distributive law होगा, so you will get P and negation of P और P and Q, ऐसा हो जाएगा। So we are getting P and negation of P और P and Q। P and negation of P क्या होगा ये, false, correct? कॉम्प्लीमेंट लॉ होगा, स्टेटमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ है, तो दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज फॉल्स, एंड के लिए फॉल्स होता है। यहाँ पे आएगा P and Q, कोई भी स्टेटमेंट और F, ओके, कोई भी स्टेटमेंट और F वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज P and Q। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या लॉ को यूज़ किया है, वी हैव यूज्ड दिस इज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज आइडेंटिटी। सो हम लोग को इसका रेड्यूस्ड वाला जो फॉर्म है उसको लिखने मतलब ड्रॉ करने बोला, तो यहाँ पे सिर्फ P and Q आ रहा है बस। सो दिस इज S1, दिस इज S2, फिर बैटरी एंड लैम्प बस। सो इसमें से दो ही स्विचेस आया, बाकी कुछ नहीं, तो आ रही। सो ये काफ़ी सिंपल ऐसे था, ओके। सेम ऐसे ही इसका अगला वाला भी है जहाँ पे हमको रेड्यूस करने बोला है, ओके। रेड्यूस करो और फिर उसको कितना सॉल्व हो सकता है वैसे देखो। क्या लिखा वहाँ पे, S1, सो दैट इज S1 डैश S2 और में है यहाँ पे, एंड देन इसके साथ पैरेलल में तीन स्विचेस है, S3 डैश S2 डैश एंड S1। सो S3 डैश S2 डैश S1, S1 S2 S3 ऐसे सब लिखा, ओके। अच्छा ऐसा है। तो इसका पहले इक्विवेलेंट लिखते हैं, ठीक है। देखो आप फिर, तो आप इसका इक्विवेलेंट लिखते हैं, तो ये क्या आएगा, दिस विल बी P, यहाँ पे सीरीज पे आ रहा है, एंड ये कैसा आएगा, सो दिस विल बी पैरेलल Q और R, फिर से यहाँ पे दोनों के बीच में और आएगा। अभी ये पार्ट में सब कुछ एक ही सीरीज में कनेक्टेड है, तो you'll get negation of R and negation of Q and P, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करके देखूँ तो आई हैव P and over here and also P and over here also, करेक्ट। तो मैं P and कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लेने वाला हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव, बट उसके लिए पहले P and उसी ऑर्डर में भी होना चाहिए, मतलब P पहले और बाकी सब बाद। तो फर्स्ट आई विल रीअरेंज द टर्म्स ओवर देयर। तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज P and Q और R, और अभी मैं यहाँ पे रीअरेंज कर रहा हूँ इसको, आई एम राइटिंग इट एज P and नेगेशन ऑफ Q
एंड नेगेशन ऑफ आर। तो ये रीअरेंज किया तो मतलब कौन सा लॉ को यूज़ किया? रीअरेंज किया, कौन सा लॉ को यूज़ किया? देखो आप जिनको पता नहीं है तो कम्यूटेटिव लॉ को यूज़ किया। ओके, सो वी आर यूजिंग द कम्यूटेटिव लॉ जब हम लोग रीअरेंज कर। फिर इसमें पी एंड मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे पी एंड कॉमन ले लिया। ये ब्रैकेट में क्या बचा? क्यू और आर, और यहाँ पे क्या बच गया? नेगेशन ऑफ क्यू एंड नेगेशन ऑफ आर, ऐसा बच जाएगा। ओके, सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी यहाँ पे ये पार्ट में, ओके, ये पार्ट में मैं नेगेशन कॉमन लेता हूँ। ओके, ये पार्ट में मैं क्या लेता हूँ? नेगेशन कॉमन। तो ये एंड है तो क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। करेक्ट, एंड का और हो रहा है, तो दैट इज द डी मॉर्गन्स लॉ। सो नेगेशन में जब हम लोग कुछ कॉमन ले रहे तो एंड का क्या हो जाएगा? और। सो दिस इज पी एंड क्यू और आर, ओके, और ब्रैकेट का। सो यहाँ पे पी एंड क्यू और आर, और यहाँ पे नेगेशन कॉमन लिया क्यू और आर, ऐसा बचेगा। करेक्ट, एंड का क्या हो गया? और क्यू और आर। सो दिस इज द डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, यहाँ पे क्या यूज़ किया? दैट इज द डी मॉर्गन्स लॉ। अभी यहाँ पे देखो क्यू और आर है और नेगेशन ऑफ क्यू और आर, कौन सा लॉ है ये? कॉम्प्लीमेंट स्टेटमेंट, उसी के नेगेशन के साथ बीच में क्या है? और, तो वो क्या हो जाना चाहिए? ट्रू। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज पी एंड ये पूरा पार्ट क्या हो गया? टी। दैट इज बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहाँ पे आएगा क्यू और नेगेशन ऑफ क्यू और, वो जो है पूरा क्या हो जाएगा? टी हो। पी एंड टी, ये क्या आएगा? पी एंड टी क्या आएगा? सो दैट इज द आइडेंटिटी लॉ। पढ़ के भी आई है क्या अंकिता? पढ़ा आता है? पूछो। ऐसे भी होते हैं ना जो उसका पेपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को ये आंसर किया, इसके साथ ये चेक करो। तेरे पेरेंट्स में कोई, फैमिली में कोई है क्या टीचर वगैरह? मेरे मॉम के नेबर है ना, वो टीचर थे। अच्छा, छोटी थी ना, तभी वो 10 इयर्स की थी, तभी उनके हाथ में दिया था ये चेक करो। ऐसे सब बच्चे लोगों को बोला था चेक करो, तुमको समोसा देके करिए। चेक करो, जितना समोसा देने जितना भी पैसा बोर्ड नहीं देता, पता है क्या? कि मतलब सबको समोसा बांटे। बेचारी वो मैडम अपने जेब से समोसा खिला रही है। सबको एक समोसा नहीं, सर 4 जन को एक समोसा। अच्छा, 4 जन को एक समोसा, ठीक है। हाँ, तो मतलब बोर्ड का पैसे सही दे रही है, ठीक है, उतना ही देते हैं हम लोग। एक बार बेबी 20 साल अबे अंदर ये कहा था अभी। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में क्या बोला है कि राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचेस एंड कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। ठीक है, अब ये इंटरप्रेट करना मतलब क्या हो गया कि मतलब कौन से केसेस में आउटपुट आ रहा है और कौन से केसेस में आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, सो व्हेन वी आर सेइंग कि इंटरप्रेट द इनपुट आउटपुट टेबल, तो अगर कोई ऐसा केस आया जहाँ पे वी आर गेटिंग समथिंग लाइक से 1 0 1 1 ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब 1 0 1 1 ऐसा, तो ये कब हुआ होगा? अपना स्टार्ट ऐसा था 1 1 0 0 1 0 1 0। ओके, तो ये केस में ऐसा हुआ कि देयर इज नो आउटपुट। ओके, बाकी के केसेस में क्या आ रहा है? देयर इज अ आउटपुट। तो अपना इंटरप्रिटेशन क्या होगा? व्हेन S1 इज ऑन एंड S2 इज ऑफ। ओके, S1 ऑन है, S2 ऑफ है, only then there is no output. For all other possibilities there is a output. Okay, अगर अपना आंसर्स में ऐसा कुछ आया 1 1 1 1 ऐसा, तो अपना इंटरप्रिटेशन क्या होगा? फॉर एनी पोजिशन ऑफ द स्विचेस देयर इज ऑलवेज अ आउटपुट ऐसा। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट वी विल बी गिविंग एन इंटरप्रिटेशन। ओके, कौन से केसेस पे आउटपुट आ रहा है और कौन से केसेस पे आउटपुट नहीं आ रहा है।
Okay, so that is basically what we are supposed to do with interpretation. Okay, so fourth question फर्स्ट सम क्या लिखा हुआ है उसका डायग्राम कैसा है, S1 S2 डैश S1 डैश। सो यहाँ पे ऐसा है S1 S2 डैश S1 डैश S2। सो दिस इज हाउ द सर्किट इज गिवन टू अस। सो S1 डैश S2 S1 डैश, इसमें डैश नहीं। ओके, सो S1 S2 डैश S1 डैश S2, ठीक है। सो ये अपना दिया हुआ सर्किट है। इसका पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट लिखते हैं, फिर इसका हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। सबको पता है इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनाया जाता है, पहले ट्रूथ टेबल बनाओ फिर उसको इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज P और नेगेशन ऑफ Q, करेक्ट, P और नेगेशन ऑफ Q और नेगेशन ऑफ P एंड Q। सो ऑफकोर्स यहाँ पे वी विल पुट ब्रैकेट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जनरली ऐसे डालें। तो यहाँ पे ऑल्दो स्पेसिफिकली कुछ बोला नहीं है, बट ब्रैकेट फिर अभी इस पे ही आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट पे एक ब्रैकेट है, वो पार्ट पे एक ब्रैकेट है, ऐसे। सो वी आर जनरली पुटिंग ब्रैकेट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इस हिसाब से इस पे ब्रैकेट आएगा, वो तो ऑलरेडी ब्रैकेट पे था क्योंकि वो साथ में, ठीक है। तो अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, P Q, we will require negation of P, we will require negation of Q, ये रिक्वायर्ड है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, P और negation of Q, यहाँ पे आएगा negation of P and Q, और ये दोनों के बीच में क्या है, और। सो दिस इज 5 और 6। ओके, 5 कहाँ से आ रहा है तुमको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। फिर इसका इनपुट आउटपुट टेबल, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, 1 1 0 0, यहाँ पे आएगा 1 0 1 0, यहाँ पे आएगा 0 0 1 1, यहाँ पे आएगा 0 1 1। ओके, और के लिए कैसा होता है कि दोनों जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे ज़ीरो ही आएगा, मतलब और के लिए क्या था, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। सो वी आर सीइंग P और नेगेशन ऑफ Q, P और नेगेशन ऑफ Q। देखो यहाँ पे दोनों पे फॉल्स आ रहा है, तो ये फॉल्स आएगा, बाकी 1 1 1। वहाँ पे नेगेशन ऑफ P एंड Q, तो वहाँ पे जहाँ पे दोनों 1 है, तो ये जो दोनों 1 है वहाँ पे 1 आएगा, बाकी क्या आएगा, 0। और फिर से और आ रहा है, और के लिए क्या बोला था, दोनों फॉल्स होगा तो फॉल्स। यहाँ पे दोनों फॉल्स आ रहा है क्या, कहीं पे नहीं आ रहा, तो सब 1 1 1। सो यहाँ पे अपना इंटरप्रिटेशन क्या होगा, फॉर एनी पोजीशन ऑफ S1 एंड S2 देयर इज ऑलवेज अ आउटपुट। ओके, सो यहाँ पे सो देयरफॉर फॉर एनी पोजीशंस ऑफ S1 and S2 there is always an output। ओके, ऐसे समझाइए। मेरा नाम था उसका लिस्ट बता ज़रा आज का। देखो आपका आंसर आया था 1 1 0 1। ओके, अब ये किस केस पे आया, 1 1 0 1 कब आया, जब आपने स्टार्ट में रखा था 1 1 0 0 1 0 1 0। तो ये केस पे, ओके, ये केस पे आपको क्या आ रहा है, 0, बराबर। किस केस पे आ रहा है 0, जब S1 ऑफ है और S2 ऑन है। ओके, तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, फॉर S1 ऑफ and S2 on there is no output, there is no output। for all other possibilities there is an output। ऐसे समझाइए। तो इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशंस करना है, कहाँ पे कौन से वैल्यूज़ के लिए आपको 0 आया, मतलब S1 S2, अगर S3 रहेगा तो उसका पोजीशन कैसा हो सकता है कि S1 ऑन था, S2 ऑफ था, S3 ऑन था, ऐसे केस में आउटपुट नहीं आ रहा ऐसा। तो वट एवर बी दैट यू विल गिव दैट इंटरप्रिटेशन। ओके, नहीं थर्ड वाला होमवर्क के लिए मार्क करो, चलो
हाँ थर्ड क्वेश्चन होमवर्क, कोई बात नहीं, होमवर्क बुक में भी लिखना अभी नेक्स्ट स्टैम्प कराने के लिए। क्या सामना, हाँ मैं आता हूँ। डन, सबका हो गया ये। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, चलो। सो फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट सम, अब ये भी काफ़ी सिंपल है। आपको क्या बोला है कि ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। मतलब उसको पहले रेड्यूस करने का, और जो रेड्यूस किया हुआ है उसका सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। पूरा जो ओरिजिनल वाला है उसका सर्किट ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, पहला क्वेश्चन, P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q, ऐसा लिखा है ना भी। सो P और Q एंड नेगेशन ऑफ Q, वी हैव टू रेड्यूस दिस, एंड जो रेड्यूस होके आया है उसका सर्किट ड्रॉ करना, ठीक है। सो इसके मतलब इसमें पहले क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पहले कौन सा लॉ यूज़ होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ होगा। लग रहा है तुमको ऐसे कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज़ होगा? नहीं, पहले कॉम्प्लीमेंट ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे Q और नेगेशन ऑफ Q आ चुका है, तो हम लोग और ज़्यादा टाइम पास नहीं कर सकते, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह सब क्यों करें। तो यहाँ पे दिस इज डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट में Q एंड नेगेशन Q है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट लॉ। स्टेटमेंट कोई F या T के साथ रहा तो कौन सा लॉ है ये, आइडेंटिटी लॉ। P और F क्या होगा, P। सो ये सब P के ऊपर डिपेंड करता है, सबको पता है ना, आइडेंटिटी लॉ, ओके। सो आइडेंटिटी लॉ ऐसा, बस इतना ही था। तो इसमें अभी आपको कितना ड्रॉ करना है, एक ही स्विच ड्रॉ करना है, एक बैटरी और एक लैम्प कनेक्ट करो, बस खत्म हो गया। करंट का डायरेक्शन दो, ये दिस इज S1, खत्म, ठीक है। तो ये इतना ही था, ओके। नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड में क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ P एंड Q, नेगेशन ऑफ P एंड Q और नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q और P एंड नेगेशन ऑफ Q, ठीक है। देखो आप अभी, तो इस पर ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली टेक कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी। तो दो बार हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। चेक करके देखो, ये पार्ट में नेगेशन ऑफ P सिर्फ कॉमन है क्या, एंड के साथ, कनेक्टिव के साथ कॉमन आएगा। सो नेगेशन ऑफ P एंड, इतना पार्ट क्या आएगा, कॉमन। सो वी कैन टेक नेगेशन ऑफ P एंड दिस इज टेकन आउट कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, Q और नेगेशन ऑफ Q, और दिस इज P एंड नेगेशन ऑफ Q, ऐसा हो जाएगा, ओके। सो ये कौन सा लॉ यूज़ किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉमन लिया है, मतलब दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, Q और नेगेशन ऑफ Q, व्हाट इज दैट, ट्रू, और रहेगा तो क्या आता है, T आता है, करेक्ट। सो नेगेशन ऑफ P और T और P एंड नेगेशन ऑफ Q, सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी क्या यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी लॉ। नेगेशन ऑफ P और T, आइडेंटिटी में क्या आता है इसका आंसर, नेगेशन ऑफ P और T, 4 और नहीं है, एंड। सो यहाँ पे नेगेशन ऑफ P एंड T, नेगेशन ऑफ P, कोई भी स्टेटमेंट एंड T रहा तो वो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करे। तो यहाँ पे आएगा दिस इज नेगेशन ऑफ P और P एंड नेगेशन ऑफ Q। सो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये क्या हो गया अभी, आइडेंटिटी। फिर अभी आप क्या करोगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर से कॉम्प्लीमेंट, फिर से आइडेंटिटी, समझाइए। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, ये पार्ट में कॉम्प्लीमेंट होगा, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, वो आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिटी, फाइनल आंसर क्या होगा आपका, दैट विल बी नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। तो इतना ही आपको बस स्विच में कनेक्ट करना है, ओके। सो दिस इज S1 डैश S2 डैश, करंट का डायग्राम, मतलब डायरेक्शन। सो इतना ही, दिस इज हाउ द आंसर विल बी लुकिंग लाइक। समझ आ रहा है सबको, ये डाउट है किसी को इसमें, कभी प्रॉब्लम किसी को?
ठीक है। सो थर्ड फोर्थ होमवर्क मार्क करो। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है, फोर्थ वाला क्वेश्चन नोट्स में एक बार चेक करना सब जन, सॉल्व करने से पहले। कुछ टेक्स्ट बुक में 3 ब्रैकेट्स दिया हुआ है, ओके। एक्चुअली यहाँ पे 4 ब्रैकेट्स होना चाहिए, 3 ब्रैकेट्स दिया है ना। नीचे देखो ना, एक वो वाला नहीं, कहाँ पे देख रहे हो? फोर्थ क्वेश्चन इधर उधर, ओके। फिफ्थ का फोर्थ, ये उसमें एक फोर्थ ब्रैकेट भी है। तो जिनके टेक्स्ट बुक में 3 ब्रैकेट्स है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन में 3 बड़ा ब्रैकेट दिया रहेगा। अगर वैसा 3 ब्रैकेट्स रहेगा तो आप नोट्स में देखना उसका करेक्टेड क्वेश्चन कॉपी करके खुद से सॉल्व करना, पूरा का पूरा कॉपी मत करना, ठीक है। सो फोर्थ वाला ब्रैकेट भी कुछ है, वो उसको करेक्ट आंसर देगा फिर। तो आप लोग पहले क्वेश्चन करेक्ट कॉपी करना, फिर उसके बाद में स्टार्ट करना। सो फोर्थ क्वेश्चन इज नॉट प्रॉपरली प्रिंटेड इन सम ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया है एंड वी विल नाउ स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री ममता में लगी। अच्छा वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री में लूँगा। हे ट्रिग्नोमेट्री में ही लूँगा, डरो मत। मैम शायद स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ ले रहे। मैम वही मैट्रिसेस ले रहे ना। हाँ, तो नेक्स्ट शायद से मैम विल टेक स्ट्रेट लाइन। हाँ, मैं बाहर गई थी, अभी आई है जस्ट। ये फॉलो करता हूँ। तुमको अंदर क्यों बुलाया पता है क्या? क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करें। फिर तुम लोग बोलना नहीं चाहिए कि पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, ओके। सब नोट्स रहेगा, पढ़ के आंसर करना। सुना अबे, यहाँ पे अंदर। सो फर्स्ट थिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में टॉपिक्स क्या क्या है। चैप्टर इज ऑफ आई थिंक 10 मार्क्स, ओके। तो ये भी काफ़ी हाई वेटेज का टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। So third chapter, trigonometric functions. कौन नहीं है? हाँ, वो किधर है? दिखी नहीं। हाँ, लिफ्ट किधर गई है? जाके बुला के लेकर। हाँ, सुना भी, बात करना बंद कर, सुना भी। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगेन चैप्टर भी थोड़ा सा लेंदी है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम छोटा सा चैप्टर है, ओके। वी माइट हैव टू डू अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस एज वेल। अभी लॉजिक का आप देख सकते हो, द चैप्टर वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ओके। उसका मिसलेनियस भी ऐसे ही है। देयर इज़ नथिंग न्यू और डिफरेंट दैट आई कैन टीच फ्रॉम मिसलेनियस। सो उसमें से मिसलेनियस के सम्स मैं नहीं करूँगा, ओके। सो आई वोंट बी सॉल्विंग अ मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम एटलीस्ट लॉजिक। कुछ चैप्टर्स जैसे ये हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया, ओके, एंड मे बी वेक्टर्स, 3D, उसमें कुछ क्वेश्चंस तो एटलीस्ट है जो एक्सरसाइज में नहीं है। सो वी विल हैव टू डिस्कस दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द मिसलेनियस, ओके। कुछ क्वेश्चंस हम लोग मिसलेनियस का डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बट मिसलेनियस का डिस्कस करना पड़ेगा, ओके। दैट इज़ बिकॉज पहले के ईयर्स के जैसा नहीं था इस बार, ओके। क्वेश्चंस ऐसे जो पहले कभी नहीं पूछे जाते थे इस बार पूछे गए हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि आपके टाइम पे सिर्फ एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस नहीं होगा, मे बी सम क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस माइट गेट आस्क्ड, ओके। तो वी कैन नॉट टेक द रिस्क। तो हम लोग मिसलेनियस में से भी कुछ सम्स करेंगे, बिकॉज
पहले के जैसा फॉर्मेट नहीं रहा. ओके, पहले कैसा था कि ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज जनरली यूज्ड टू कम, बट इस बार का पेपर से ऐसे नहीं लग रहा है कि आपके साथ भी ऐसे ही होगा. सिंपल एक्सरसाइज में से नहीं डालेंगे, मिसलेनियस का भी डाल सकते हैं. ओके, सो फॉर दैट रीज़न वी विल डू एटलीस्ट वो क्वेश्चंस तो करेंगे जो जिसका टाइप एक्सरसाइज में नहीं, जो अलग टाइप के सम से डिफरेंट वाले हैं, दैट वी विल डू. ओके, प्लस कुछ डिलीटेड नहीं है आपको, करेक्ट. तो अगेन वी विल हैव टू डू द एंटायर लेंथ ऑफ द चैप्टर. तो ये चैप्टर में क्या क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लिखिए क्या लिखे हो गया था, क्या कर रही थी? याद कर रही थी. वेरी गुड, बैठो आप. सुना अभी. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डूइंग पर्टिकुलर सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस. तो ये अपना पहला टॉपिक है, finding the particular solutions and general solutions. Okay, that is what is dealt in the first exercise. ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट एक्सरसाइज होगा 3.1, पर्टिकुलर एंड जनरल सॉल्यूशंस. ओके, फिर इसके बाद में वी विल बी डूइंग पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. ये जो 11th पे आपने किया था पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन को, आर कैसे फाइंड करते हैं, थीटा कैसे फाइंड, वही है. ठीक है, मैं ज़्यादा सम्स इसमें से नहीं करूँगा, सिर्फ थियरी बताऊँगा, बाकी तुम लोग कर सकते. ठीक है, सो पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इज समथिंग दैट यू हैव डन इन योर 11th स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में. हम लोगों ने जो किया था ना वही है, सेम है, फॉर्मूला भी सेम है. फिर भी जस्ट एक रिविजन के लिए मैं फॉर्मूला करा दूँगा. कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं था, और थीटा का. अच्छा, हाँ वो डिलीटेड था करके. हाँ ठीक है, तो करेंगे इसमें से फॉर्मूला करेंगे, थोड़ा एक दो सम करेंगे, बाकी तुम लोग ट्राई करना, सिंपल वाला ही है. ओके, सुना अब. तो पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये होगा. देन वी हैव सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल. ओके, अब सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे टॉपिक है. ओके, सो वी हैव साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल. ओके, साइन कोसाइन प्रोजेक्शन रूल, हाफ एंगल फॉर्मूलास. ओके, फिर tangent rule, Napier's analogies, area of triangle, Heron's formula. Okay, tangent rule. हाँ वही हीरोस फॉर्मूला जो तुम बोल रहे हो, वही हेरॉन्स फॉर्मूला. ओके, तो ये सब है जो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल के अंदर, मतलब ये मेन टॉपिक के अंदर, इसके अंदर इतना सारा सब टॉपिक है. ओके, इसमें से ये सब पहले डिलीटेड था, हाफ एंगल फॉर्मूला वगैरह नहीं था, टैंजेंट फॉर्मूला नहीं था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेरॉन्स फॉर्मूला, ये सब पिछले साल तक नहीं था, मतलब 2 साल के लिए वो डिलीटेड था. ओके, बट सिर्फ साइन कोसाइन और प्रोजेक्शन का सम्स था बस. लेकिन अभी ये सब करना पड़ेगा. ठीक है, तो वी विल हैव ऑल दीज टॉपिक्स. हाँ सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल. फिर इसके बाद में वी हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वही है जो आप लोग शायद डेरिवेटिव में भी अभी कर रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक. तो उसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो आपने देखा है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y वगैरह वगैरह, वही सब. तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में विद द डोमेन एंड रेंज ऑफ दोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो आप लोग ने नहीं देखा उसको. ठीक है, तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और थोड़ा प्रॉपर्टीज़ देखा रहेगा, बट उसका डोमेन रेंज और उतना डिटेल में नहीं देखा रहेगा शायद से पेपर 2 में. तो वो डिटेल में हम लोग इसको करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करेंगे. ओके, सो दिस इज द एंटायर चैप्टर दैट वी हैव, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस. ठीक है, सो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, अभी लास्ट ईयर जनरल सॉल्यूशंस भी डिलीटेड था, मतलब लास्ट ईयर तक भी 2 साल से तो जनरल सॉल्यूशंस भी नहीं कराने पड़ रहे थे, सिर्फ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस था. ओके,
तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस, ये सब में जैसे एक आइडिया देने के लिए आपको कितना मेहनत करना है, ठीक है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कंटेन्स मतलब सिंपल सा एक टेबल आपको याद रखना है, वेयर वी कैन इजीली फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, ठीक है। सो दैट कंटेन्स अ सिंपल टेबल ऑफ सम 12 वैल्यूज़, ठीक है। छोटा सा एक वैल्यूज़ आपको याद रखना है। जनरल सॉल्यूशंस आर 9, ओके। 9 जनरल सॉल्यूशंस है आपके। 9 नहीं है, एक्चुअली 7 ही है, 3 का तो फॉर्मूला एक ही है। पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, वो आपको पता है चारों क्वाड्रेंट के अलग अलग फॉर्मूलास होंगे, तो करीब 6 फॉर्मूलास इसमें हैं, ओके। साइन रूल का 3 फॉर्मूलास होगा, 3 नहीं, तो साइन रूल एक्चुअली कितना है, देयर आर 3 साइन रूल्स, मतलब 3 फॉर्मूलास आएगा, मतलब हर एक साइड के लिए एक फॉर्मूला बनता है वैसे उस हिसाब से, ठीक है। तो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी, ए अपॉन साइन ए, वैसे करेंगे तो 2 मेन फॉर्मूलास है और उसका सब टॉपिक्स भी अगर ऐड करेंगे तो टोटल 8 फॉर्मूलास पकड़ के चलते हैं। कोसाइन रूल ऐसे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, बट कॉस ए कॉस बी कॉस सी भी पकड़ के 6 फॉर्मूलास पकड़ के चलते हैं। प्रोजेक्शन रूल का 3 ही फॉर्मूलास है, छोटा सा है। हाफ एंगल फॉर्मूलास 3 हर एक सेट का मिलाएंगे तो 9 हो जाएगा। टैंजेंट रूल 3 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 है, हेरोन्स फॉर्मूला एक ही है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में 7 प्रॉपर्टीज़ है, हर एक में 3 फॉर्मूलास है, तो टोटल 21 फॉर्मूलास है। तो ये सब कुछ है जो अपना चैप्टर में हम लोग फॉर्मूलास करने वाले हैं, ओके। सो पूरा चैप्टर में ये सब फॉर्मूलास रहेगा, ये सब टॉपिक्स में से। तो अब लोग काउंट कर लो, लास्ट में आते आते आपको कितने बार 5 बार लिखना पड़ेगा, तो कितना होगा, मतलब तुम लोग पढ़ोगे नहीं, तुम लोग फिर लिखोगे, तुमको लिखना पसंद है, तो काउंट कर लो, तुमको लास्ट में आते आते 5 बार जब होगा तो कितने बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से देख लो, पढ़ के आओ तो तुम्हारे लिए अच्छा है, लिखने का टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम निकालो और पढ़ने के लिए तो बेटर रहेगा, बहुत ज़्यादा तो कोई डिफ़िकल्ट है नहीं इसे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। सुना अभी सुना अभी। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, व्हाट आर द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। सो पहली बात तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन करने से पहले यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ऑब्वियसली दैट इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो एक इक्वेशन रहेगा, मतलब इक्वल टू का साइन रहेगा, एंड इट इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दैट इज व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ओके। सो समथिंग लाइक दिस, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ऐसे कुछ अगर मैंने लिखा, सो दिस इज व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। हाँ ठीक है, देखो आप, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। सो दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, द वैल्यूज विच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ओके, द वैल्यूज विच और द एंगल्स विच सैटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ओके। सो द एंगल्स विच satisfies a trigonometric equation, okay. So the angles which satisfies or the values which satisfies the trigonometric equation are called the solutions, okay, are called the solutions, okay. They are called the solutions of the trigonometric equation. डाउट है कोई आता है, ओके। अब सोच के देखो, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हाफ, इसका कितना सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ क्या होगा वो वैल्यू, 30 डिग्री, ओके। सो यहाँ पे फिलहाल साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ओके।
साइन थीटा इक्वल टू 1/2। इसका आंसर क्या आ रहा है? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग इज साइन 30, करेक्ट। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? 30 डिग्री होगा। बट थीटा का क्या एक ही वैल्यू 30 डिग्री हो सकता है? मतलब इसका सोल्यूशन नहीं। और कौन सा वैल्यू पॉसिबल है? 390 भी हो सकता है, बराबर है। ओके, ये अटेंडेंस है ना? देखो अब सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बट यही एक सोल्यूशन नहीं है एक्चुअली इसका। ओके, इफ आई टेक समथिंग लाइक 150 डिग्री ऑल्सो, ओके, इफ आई टेक समथिंग लाइक 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, ठीक है, अच्छे से याद करके देखो। साइन 150 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस 30, विच इज एक्चुअली इक्वल टू साइन 30, एंड दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट इक्वल टू 1/2। तो थीटा का वैल्यू 30 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? 30 डिग्री भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 150 डिग्री भी हो सकता है। बट क्या सिर्फ यही दो वैल्यूज पॉसिबल है जो इसका आंसर रहेगा? नहीं, देयर आर मेनी मोर सॉल्यूशंस टू दिस। ओके, वी कैन हैव 390 डिग्री, ओके, वी कैन हैव 510 डिग्री, वी कैन हैव 750 डिग्री, वी कैन हैव 870 डिग्री। ये सब वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस कितना है? इसका सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है। ओके, इसका सॉल्यूशंस कितना है? दैट इज इनफाइनाइट। सो देयर आर मेनी सॉल्यूशंस फॉर दिस। ऑल दीज सॉल्यूशंस टुगेदर, all these solutions together, they are called the general solutions। सारे के सारे solutions को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? that is the general solution, the solutions which are obtained because of periodicity। okay, the solutions which are obtained because of periodicity। if you remember, sin क्या होता है? periodic होता है। cos क्या होता है? periodic होता है। मतलब हर 360 के बाद में उसका वैल्यूज क्या होता है? रिपीट। तो यहाँ पे 30 के बाद में फिर से 360 जब ऐड किया तो 390 पे भी वही आंसर आएगा जो 30 पे आ रहा है, 750 पे भी वही आंसर आएगा जो 30 पे आ रहा था। ऐसे समझ आ रहा है क्या बोला? तो द सॉल्यूशंस विच आर ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ओके, द सॉल्यूशंस विच आर ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, दे आर कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशंस। और ये जो वैल्यूज है, ओके, ये जो वैल्यूज है यहाँ पे थोड़ा अलग लिखा हुआ है। दीज आर द वंस विच आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री। ठीक है, ये जो दो सॉल्यूशंस है ये क्या है? ये 0 और 360 के बीच में है। तो इसको अकेले को हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड द पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। ठीक है, हाँ हाँ, जनरल में सब कुछ आएगा, इनफैक्ट नेगेटिव में भी जा रहा है। ओके, सो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं इसको। सॉरी, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो वी कैन से दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, एंड ए बी, सो इट विल बी बेटर इफ यू राइट दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ओके, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मतलब क्या होंगे? द सॉल्यूशंस विच आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री। एंड जनरल सॉल्यूशंस क्या होंगे? दे आर द सॉल्यूशंस विच आर लाइंग, मतलब कोई भी वैल्यूज पॉसिबल हो सकता है। सो इनफैक्ट माइनस में भी पॉसिबल है, प्लस में पॉसिबल। सो द सॉल्यूशंस विच आर ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, दे आर कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशंस। द सॉल्यूशंस विच आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 360 डिग्री, दे आर कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है, जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है? ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस, सबका सब क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो पहले इतना लिख के रखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। ओके, दे आर कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशंस। अगला लिखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। नहीं, पहले मैंने जनरल सॉल्यूशंस बताया, अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिखो। उस पर लिखो द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन
the solutions of a trigonometric equation the solutions of a trigonometric equation lying between 0 and 360. The solutions of a trigonometric equation lying between 0 degree and 360 degree. Okay, ब्रैकेट में ऐसे लिखो, lying between 0 and 360 degree are called the principal solutions. Are called the principal solutions. डाउट किसी को इसमें? सो जनरल सॉल्यूशंस मतलब सारे के सारे सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मतलब वो जो 0 और 360 के बीच आएगा वही सब. ओके, अब कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए था, तो एक बार वो रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. मतलब एक्सरसाइज में कैसे है, पहला 2 क्वेश्चंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का है, बाद के सारे क्वेश्चन सब जनरल सॉल्यूशंस के. ओके, सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से रिलेटेड जो सम्स है उसके रिलेटेड क्या थियरी आपको पता होना चाहिए, तो अभी फ़िलहाल वो कर रहे हैं. फिर उसके बाद में जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड जो थियरी रहेगा वो करेंगे. ठीक है, सो पहला बेसिक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए. ओके, सो दैट इज़ योर डिग्री एंड रेडियंस में से जो बेसिक एंगल्स है, तो 0 डिग्री 0 रेडियन, ओके, 30 डिग्री π/6 रेडियन, 45 डिग्री π/4 रेडियन, 60 डिग्री π/3 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, 180 पाई रेडियन, 270 3π/2 एंड 360 2π रेडियन. ओके, तो ये सब बेसिक वैल्यूज आपको पता होना चाहिए. ऑल्दो आपको सिर्फ साइन कॉस टैन भी अगर पता है तो भी अपने लिए काम हो जाएगा. मतलब ये जो अपने क्वेश्चंस है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, जनरल सॉल्यूशंस टाइप के सम्स के लिए वी डू नॉट रिक्वायर ऑल द वैल्यूज. ऑफकोर्स पता होना अच्छा बात, ठीक है, अगर आपको पता रहेगा तो अच्छा है, बट नहीं पता रहेगा एटलीस्ट साइन कॉस टैन का टेबल तो आपको पता होना चाहिए, कम से कम 0 से लेकर 90 तक का तो पता होना ही चाहिए. ठीक है, तो एटलीस्ट साइन कॉस टैन अप टू 0 to 90 इतना तो मिनिमम पता होना चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चंस. ये अपना 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से. CET के लिए और भी एक एक्सटेंडेड टेबल रहेगा जहाँ पे हम लोग और वैल्यूज़ के साथ देखेंगे. ओके, JEE के लिए सब अगर हम लोग देखेंगे तो देयर आर मोर वैल्यूज दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग को जितना चाहिए, ओके, तो उतना ही अभी फ़िलहाल लिख रहे हैं. सो दिस इज साइन, थीटा, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक. ओके, सो यहाँ पे साइन 0 सबको पता रहेगा. साइन 0 कितना होता है? 0. तो साइन 0 इज 0. ये क्या होगा? 1/2. ओके, फिर अभी उसी का वैल्यूज को उल्टा करोगे आप. ओके, सो यहाँ पे आएगा 1. टैन क्या होगा? साइन बाय कॉस, सो दैट मेक्स इट 0. 2 कट हो गया, 1/√3. फिर यहाँ पे इसका वैल्यूज का उल्टा करेंगे. सो नॉट डिफाइंड, √3 1, 1/√3 0. फिर इस पार्ट का करते हैं. सो सेक का क्या होगा? कॉस का उल्टा हो जाएगा. सो 1/1, 2/√3, √2/1, 2 नॉट डिफाइंड. ओके, ओके, फिर इसी का रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब उल्टा लिखेंगे. क्या हो साक्ष? ठीक, सब ठीक. सो यहाँ पे ये क्या हो गया? इन्फिनिटी 2, √2, 2/√3, 1. ओके, तो ये सब एटलीस्ट इतना वैल्यूज तो सबको पता होना ही चाहिए. ठीक है,
बट फिर भी हम लोग बाकी का भी लिख रहे हैं, और भी चैप्टर्स में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगा, तो इसके लिए एक्स्ट्रा लिख के रख रहे हैं. ओके, सो भी यहाँ पे उस वैल्यूज़ को देखते हैं. चलिए अच्छे से नहीं. सो 180 के लिए साइन 180 क्या होता है 0, और ये क्या होता है -1. फिर ये वैल्यूज़ का उल्टा यहाँ पे करना. सो -1 0, यहाँ पे डिवाइड किया 0, यहाँ पे डिवाइड किया इन्फिनिटी, फिर इसको उल्टा लिखना है इन्फिनिटी 0. करेक्ट, ये ऐसा लिखना था सर, याद रखने के लिए सिंपल ऐसा. फिर ये कॉस का उल्टा होगा. सो 1/-1 1/0, फिर इसका भी ऐसे आप वैल्यूज़ को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे. सो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा. ओके, देन 360 के लिए आप 0 का ही पूरा कॉलम वहाँ पे लिखो, बिकॉज पूरा घूम के वो वापस से उधर ही पॉइंट पे है. ठीक है, तो 0 इज सेम एज 360. 360 का वैल्यूज़ भी वही रहेगा जो 0 डिग्री पे आ रहा है. तो आप पूरा का पूरा वैल्यूज़ वही लिखो. सो दैट विल बी 0 1 0 इन्फिनिटी 1 इन्फिनिटी ऐसे. सो दिस इज हाउ योर एंटायर टेबल फ्रॉम 0 to 360 विथ द बेसिक एंगल्स. ठीक है, तो ये भी बेसिक एंगल्स ही लिखा हमने, बाकी का एक्सटेंडेड टेबल नहीं बना है. ठीक है, एक्सटेंडेड टेबल कंटेन्स अ लॉट मोर वैल्यूज लाइक 15 डिग्री 18 डिग्री एंड 22 डिग्री, वो सब काफ़ी सारे, 22.5 डिग्री, काफ़ी सारे वैल्यूज उसमें होते हैं. 36 डिग्री, बहुत सारे वो, बट बाद में करेंगे हम लोग. अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना सा बनाओ. सबको याद है वो वाला प्रॉपर्टी ऑल सिल्वर टी कप्स करके, ऑल सिल्वर टी कप्स. कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वाले पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, वो पता है. हाँ हाँ, बस 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 समझ में आ गया. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा. अरे बात करते रहते और उसके बाद स्लो कर दे. हाँ, उनके बस से लिख के ले लें. सुना अभी. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए पहली बात तो ये टेबल का वैल्यूज आपको रिक्वायर्ड है, इसके लिए ये किया. प्लस एक्स्ट्रा और क्या रिक्वायर्ड है, वो जो प्रॉपर्टी था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यूज पॉजिटिव होता है और कौन सा वैल्यूज नेगेटिव होता है, तो वो वैल्यूज का भी थोड़ा बहुत हमको यूज़ है. ओके, सो लेट अस सी दैट. ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, सो ऑल सिल्वर, इसके लिए बोल रहे थे क्योंकि एस आता है वहाँ पे. सो साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेक. ओके, सो दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर नेगेटिव. यहाँ पे टैन अलॉन्ग विथ कॉट, यहाँ पे कॉस अलॉन्ग विथ सेक. ओके, तो ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे, सिल्वर एस के लिए था, टैन के लिए टी था, और ये कप्स के लिए ऐसे. तो ऑल सिल्वर टी कप्स ऐसे, इसका प्रॉपर्टी याद रखने के लिए सिंपल से ऐसे याद रखते हैं. ठीक है, अगर तुमको ऐसे नहीं याद है, सिर्फ इतना याद है कि यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन कोसेक, यहाँ पे टैन कॉट, यहाँ पे कॉस से, कितना याद है, बस हो गया. ठीक है, सो दैट इज द प्रॉपर्टी कौन से क्वाड्रेंट में कौन से वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं. ऑफकोर्स यहाँ पे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कौन से वैल्यूज नेगेटिव होते हैं. करेक्ट, साइन कहाँ पे पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो नेगेटिव कहाँ पे होगा, ऐसा. करेक्ट, सो व्हेन यू आर सेइंग कि कौन से वैल्यूज पॉजिटिव है, तो आपको एक्चुअली ये भी पता है कि कौन से वैल्यूज नेगेटिव है. ओके, तो अब ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेबल बना रहा है. ठीक है, तो ये जो अभी बन रहा है ये आपको रिक्वायर्ड है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए. सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ओके, तो वैल्यूज कैन बी आइदर पॉजिटिव और दे विल बी नेगेटिव. ओके, जो वैल्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो होंगे, दे विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. देयर विल बी 2 quadrants in which they will be positive, 2 quadrants in which they will be negative, and we will be discussing only for sin, cos and tan. ओके, सिर्फ इतना ही वैल्यूज़ के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले, साइन कॉस टैन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे. बाकी का वैल्यूज़ क्या होगा, हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे. देखो मत अभी, देखो अभी, तो इफ़ वी हैव समथिंग लाइक इन कॉट, उनका लिख मत देखा. सो यहाँ पे कॉट में कुछ लिखा है, तो हम लोग उसको टैन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है,
अगर कुछ सेक में है तो कॉस में, कोसेक में है तो साइन में. सो वट एवर बी द वैल्यूज गिवन टू अस, वी विल बी कन्वर्टिंग एवरीथिंग इनटू साइन कॉस टैन ओनली. तो आपको याद इतना ही रखना है, साइन कॉस टैन का वैल्यूज. जनरल सॉल्यूशंस में भी आप लोग सिर्फ साइन कॉस टैन को ही याद रखते हैं. ओके, तो वी हैव दिस. अब यहाँ पे देखो साइन का वैल्यू है पॉजिटिव. साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड. अच्छा, यहाँ पे एक और बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड को हम लोग लिखेंगे पाई माइनस थीटा, थर्ड को हम लोग लिखते हैं पाई प्लस थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा. ओके, सो व्हाइल राइटिंग द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपको ये फॉर्मूलास रिक्वायर्ड रहेगा. ओके, तो पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड सेकंड. सो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? थीटा. सेकंड को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? पाई माइनस थीटा. ओके, ऑब्वियसली साइन कहाँ पे नेगेटिव होगा? साइन विल बी नेगेटिव इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. थर्ड को हम लोग लिखते हैं पाई प्लस थीटा, फोर्थ को हम लोग लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा. ओके, ऐसे हो गया. कॉस के लिए, ओके, कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ. ओके, सो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा. फर्स्ट को लिखेंगे थीटा, इसको लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा. नेगेटिव कहाँ पे होगा वो? सेकंड एंड थर्ड. सेकंड को लिखते हैं पाई माइनस थीटा, इसको लिखते हैं पाई प्लस थीटा. समझ आ रहा है? ये टेबल आपको बाहर रखना है. ठीक है, टैन, टैन कहाँ पे पॉजिटिव होगा? टैन कहाँ पे पॉजिटिव होगा? फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, फर्स्ट एंड थर्ड में टैन पॉजिटिव है. फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू को थीटा लिखते हैं, थर्ड को क्या लिखते हैं? पाई प्लस थीटा. एंड सेकेंड फोर्थ पे वो नेगेटिव होगा. सेकेंड को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा. सो दिस इज द टेबल दैट यू विल बी रिक्वायरिंग व्हाइल वी आर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. ठीक है, एंड एक टाइप का जनरल सॉल्यूशन का सम के लिए भी ये टेबल रिक्वायर्ड है. ओके, तो ये टेबल से आप पूरा क्वेश्चंस प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट जो भी है सब सॉल्व हो जाएगा. जनरल सॉल्यूशन का एक टाइप का सम के लिए भी ये टेबल रिक्वायर्ड है. ठीक है, समझा ये सबको? तो ये लिख के रखो अपने पास सब, वो भी लिखो, ये भी लिखो, और इसको पढ़ो, बैठ करो. बैठ करना मतलब क्या है? नो, क्या बोलोगे? साइन कहाँ पे पॉजिटिव है? फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट को क्या लिखते हैं? थीटा. सेकंड को क्या लिखते हैं? पाई माइनस थीटा. नेगेटिव कहाँ पे होगा? थर्ड और फोर्थ. थर्ड को लिखते हैं पाई प्लस थीटा, फोर्थ को क्या लिखते हैं? 2 पाई माइनस. सो यू शुड बी एबल टू गिव दिस आंसर. कौन सा वैल्यूज कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव. देखिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस का. तो मैं ज़्यादा इस पर पूछ नहीं रहा हूँ. जनरल सॉल्यूशंस का क्वेश्चन ज़्यादा वो पूछेंगे फॉर्मूलास. ठीक है, अभी मैं जनरल सॉल्यूशंस दूंगा, वो पूछूंगा. देखो आप अभी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 सॉरी 3.1. सुना अभी, बातें बंद करो. अलीशा, बातें नहीं, सुना अभी. सो 3.1 फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन, बोथ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. अगर आप रीड करो तो आप बोला फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? cos थीटा इक्वल टू 1/2. सुना अभी, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको. आधे नहीं, देखो आप अभी रिया, cos थीटा इक्वल टू 1/2. तो पहली बात तो cos का टेबल देखो 60 डिग्री पे आएगा, बट एक्चुअली आपको रेडियंस में याद रखना चाहिए सर. तो यहाँ पे दिस विल बी cos π/3 ऐसा होगा. ठीक है, दे दे. ये कैसे है समझा? देखो, सानी का क्या है नाम? खड़े रहे. हाँ, ये कैसा है? इसके लिए हाँ, कौन सा कहाँ से लिखा हुआ वाले? cos 60, वो जो टेबल में से था वो देख के बैठो और ध्यान दो यहाँ पे क्या चल रहा है. सो यहाँ पे वो टेबल में देखा हमने cos का वैल्यू में कहाँ पे हाफ आ रहा है π/3 पे, मतलब 60 डिग्री पे. सो cos π/3 इज हाफ. तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू है, करेक्ट, नेगेटिव का साइन नहीं. ऑब्वियसली दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो हम लोग ये पॉजिटिव का पार्ट के लिए देख रहे हैं. cos कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ, करेक्ट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यू को क्या लिखते हैं? थीटा,
और फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या लिखते हैं 2 पाई माइनस टी, करेक्ट। सो आप हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 और दूसरा वैल्यू पॉसिबल क्या होगा 2 पाई माइनस थीटा फॉर्म में होगा, मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 3। ये बात समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू था वही रहेगा, यहाँ पे जो था वही, और सेकेंड क्वाड्रेंट को क्या लिखेंगे हम लोग 2 पाई माइनस थीटा फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 2 पाई माइनस पाई बाय 3। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाएंगे 2 पाई माइनस पाई, सो दिस इज पाई बाय 3, 6 माइनस 1, सो दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 3। सो ये थीटा का वैल्यू है पाई बाय 3 पाई बाय 3, बस इतना ही, ठीक है। क्या हो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 1, 6 पाई माइनस पाई, पाई बाय 3, ऐसा समझाइए। सेकंड वाला देखो क्या लिखा वहाँ पे, सेक थीटा इक्वल टू 2 बाय रूट 3, ठीक है। सो सेक थीटा इक्वल टू 2 बाय रूट 3। अभी सेक का वैल्यू को हम लोग कॉस में लिखेंगे पहले, तो व्हेन आई एम कन्वर्टिंग दिस इनटू कॉस थीटा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2। अब आप वो वैल्यू लिखोगे तो वही 30 डिग्री था, तो दैट इज कॉस पाई बाय 6। कॉस है पॉजिटिव, कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ। सो थीटा विल बी इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा पाई बाय 6 और फोर्थ का आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस 1, सो 11 पाई बाय 6। सो पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये उसका प्रिंसिपल सोल्यूशन, समझा ये सबको। तो इसका सेकंड थर्ड आप लोग होमवर्क के लिए मार्क कर सकते हो, सॉरी थर्ड फोर्थ आप होमवर्क के लिए मार्क कर सकते हो, सेम ऐसे ही है। फिर किसी का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, तेरा ही फ़ोन है हमेशा वाइब्रेट हो रहा है। बता क्या है करो, क्लास वगैरह क्या है, ये परेशान करता है। थर्ड और फोर्थ होमवर्क के लिए मार्क करो, किया। सेकंड क्वेश्चन देखो अभी, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट सम, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट सम। लिखो मत लिखने का टाइम मिलेगा तभी लिखना, अभी नहीं। रिया लिखना नहीं अभी, देखो आप क्या लिखा वहाँ पे, साइन थीटा इज -1/2। तो साइन थीटा इज -1/2, ओके। अगेन 1/2 का वैल्यू -1/2, ओके। वो रहेगा, एक एक करके रुको जरा, हाय मत करो, सुनो पहले। तो पहली बात तो यहाँ पे 1/2 का वैल्यू के लिए देखो, 1/2 साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है, तो माइनस भूल जाओ, सिर्फ आप वैल्यू को देखो, नंबर को देखो। सो 1/2, so that is 30, so that is minus sin पाई बाय 6। आपको रेडियन में ही लिखना चाहिए, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला भी आपको सिर्फ रेडियन में ही समझाया, ओके। तो यू हैव टू राइट एवरीथिंग इन रेडियन ओनली, तो इसके लिए वो फॉर्मूला भी रेडियन में ही लिखा हुआ है, ओके। सो आप पे ये हो गया साइन थीटा इज -sin पाई बाय 6। अभी ये अपना थीटा का वैल्यू होगा, वो फॉर्मूला जो था ना उसमें ये क्या रहेगा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये नेगेटिव है, करेक्ट, ये क्या है, ये नेगेटिव, साइन नेगेटिव आ रहा है। साइन कहाँ पे नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा फॉर्म में लिखते हैं, और फोर्थ पाई प्लस थीटा फॉर्म में लिखते हैं, और फोर्थ को क्या लिखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा फॉर्म में लिखते हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से अपना एंगल्स फॉर्म होगा। सो थर्ड क्वाड्रेंट होगा पाई प्लस वो जो भी एंगल सम में फॉर्म हुआ था वो, तो दिस इज 7 पाई बाय 6 एंड दिस विल बी 11 पाई बाय 6। सो इतना सही सम है बस, ठीक है। तो ऐसे टाइप का सम्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन टाइप का सम्स, वो सिर्फ एक टेबल के ऊपर आपको करना है। और ऐसे टाइप का सम्स आपको कहाँ पे आ सकता है, ऑब्वियसली एमसीक्यूज में आ सकता है, ओके। ऐसे क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, और इट इज़ पॉसिबल कि 1B का जो एक मार्क का क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन में रहेगा। थर्ड सेकंड देखो, उसमें क्या लिखा है, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इज -1। अभी सोच के बताओ tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, 45, मतलब पाई बाय 4। तो दिस इज -tan पाई बाय 4। रिया रेडी है, इसमें क्या आएगा नेक्स्ट, नेगेटिव फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, तो फिर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस
पाई माइनस थीटा और पाई माइनस पाई बाय 4, वो थीटा ही अपना पाई बाय 4 और फिर उसके बाद 2 पाई माइनस पाई बाय 4 2 पाई माइनस पाई बाय 4 आएगा। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 3 पाई बाय 4 माइनस 3 बाय 4 एंड दिस विल बी 7 पाई बाय। सो इस तरीके से आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएगा। समझ आ रहा है सबको ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसा होता है? सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस काफ़ी इजी है, कोई ज़्यादा खास डिफ़िकल्ट नहीं है, आराम से कर सकते हो। थर्ड होमवर्क के लिए मार्क करो। ओके, समझा सबको ये कैसे लिखना है? डाउट है किसी को लिखते कैसे है? ठीक है, लिखो फिर। हाँ बोल। अभी हमने निकाला 5 बाय 4 और 7 पाई बाय 4 तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 3 पाई बाय 4 इक्वल्स टू और लेस देन 7 पाई बाय 4। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ दो ही वैल्यू है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू उसके बीच में है, ऐसा नहीं आ रहा ना। अगर यहाँ पे दैट इज एन इनइक्वेशन दैट यू आर सॉल्विंग। ए आपका जो आप कैलकुलेशन जो बता रहे हो दैट इज एक्चुअली इनइक्वेशन। इक्वेशन का मतलब सिर्फ इक्वल टू के लिए सॉल्व। अगर ये ऐसे होता लेस देन और इक्वल टू कुछ होता तो वो आइडिया आएगा। -1 से कम मतलब उसके बीच में क्या आ रहा है, ऐसे लेस देन और इक्वल टू का दैट आइडिया कम्स व्हेन इट इज एन इनइक्वेशन। ठीक है, वो भी टाइप का है बट वो आपको ज़्यादा एंट्रेंस में रहेगा कि इनइक्वेशंस कैसे सॉल्व। यहाँ पे आपको सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना है। ए ये आपको समझ में आ रहा है क्या सबको क्या बोल रहे हैं सब? रख किया। ए तुम लोग सॉल्व करो। हाँ इतना कर रहे थे तो भी क्या करेंगे? कहा गया भाई? ए निकाल दे। चलो सुना आपने साइन एक्स। सबको पता है कि दिस इज द डायग्राम फॉर साइन एक्स। ओके, अभी यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू हाफ मतलब y इक्वल टू हाफ अगर मैंने लिखा सपोज y इज इक्वल टू हाफ, ये प्लॉट होगा क्या? एक मिनट देखना पड़ेगा। y इक्वल टू हाफ यार x इक्वल टू प्लॉट नहीं करता ना। ठीक है, देखो आप सी व्हेन यू आर सेइंग x इज इक्वल टू मतलब साइन थीटा इक्वल टू हाफ, सबको पता है ये 0 और 1 के बीच में यहाँ पे हाफ रहेगा, करेक्ट? तो इफ आई ड्रॉ लाइन लाइक दिस, ओके, इफ आई ड्रॉ लाइन लाइक दिस, दिस इज द लाइन इक्वल टू हाफ। ओके, दिस इज द लाइन फॉर इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू हाफ का लाइन। तो ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, ओके, ये वैल्यू था जो आपको आ रहा था पाई बाय 6 और ये वो वैल्यू है 5 पाई बाय 6। ठीक है, ये 0 से लेके 360 के बीच में का जो वैल्यू है, दो बार हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया, पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6। और भी बहुत बार ये फिर से उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और भी इनफाइनाइट टाइम्स ये क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दे आर द जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स पे जहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हाफ आ रहा है, जहाँ पे वो साइन थीटा को इक्वल टू हाफ का लाइन जो कट कर रहा है, वो सारे सॉल्यूशंस जनरल सॉल्यूशंस। जो 0 और 360 के बीच में जो आ रहा है, दे आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो ऐसा कितना सॉल्यूशंस है हमको? 2। ओके, टैन थीटा का कैसा होगा? ओके, टैन थीटा का सॉल्यूशन कैसा होगा? ओके, सो इफ आई एम डिस्कसिंग टैन थीटा,
ओके, सो tan x ओके, देखो ऐसा रहता हो। ओके, हर -π/2 से लेके π/2 के बीच में वो रिपीट होता है। दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन बट इट्स पीरियोडिसिटी इज -π/2 टू +π/2। ठीक है, तो इसका पीरियोडिसिटी कैसा है, ये जो वाली यहाँ पे कहीं पे था -π/2 से लेके +π/2 के बीच यहाँ पे। ओके, इसके बीच में उसका पीरियोडिसिटी रहेगा। तो हर बार ये रिपीट हो रहा है। अब इसमें आपने क्या बोला था, tan थीटा इज -1, करेक्ट। तो ये देखो -1 का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे होगा। तो आप देख सकते हो कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी ये नहीं, ये तो माइनस की तरफ है ना। कट। ओके, तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू -1। ओके, तो इफ़ आई ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, तो देखो यहाँ पे -1 का वैल्यू कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट होगा। ओके, और फिर से एक बार यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट होगा। दैट इज़ बिटवीन, ये यहाँ पे आके 2π हो रहा था वो। ठीक है, तो 0 से लेके 2π के बीच में 2 बार इंटरसेक्ट हो रहा है। ये 3π/4 था मोस्ट प्रोबेबली, और ये 7π/4। सो दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बाकी के और भी बहुत सारे हैं जहाँ पे वो टच कर रहा है। दे आर द जनरल सॉल्यूशंस। समझ आ रहा है। तो हर एक का डायग्राम में जब आप बोल रहे हो कि उसका वैल्यू इक्वल टू इतना था, तो ऐसा लाइन सर। जब आप बोल रहे हो tan थीटा, भी इसका एक डाउट था, इफ़ यू हैव समथिंग लाइक tan थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1, ऐसा कुछ रहेगा। तो -1 से नीचे मतलब इस तरफ के तरफ। ओके, तो 3π/4 से लेके नीचे कहाँ तक जा सकता है, दैट विल बी गोइंग अप टू -∞ वगैरह। तो उस तरीके का उसका थीटा का रेंज आएगा। ओके, सो -π/2 तक जाएगा बेसिकली उसका। ठीक है, सो दैट इज हाउ द वैल्यू विल बी इफ इट इज अ इनइक्वेशन। इनइक्वेशन होने पे अलग रहेगा, इक्वेशन होने पे अलग रहेगा। ठीक है, सो इक्वेशन मतलब ये पॉइंट्स ही रहता है, सिर्फ एक एक पॉइंट से होता है। इनइक्वेशन मतलब एक पूरा रेंज आएगा ऐसे। क्या 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 ये कहाँ पे आ रहा है? अच्छा ठीक है, देखो अब ये पॉइंट जो है 2π। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके एक्चुअली टच करा, वही 2π है, ये जो है वो 0 है। यहाँ पे कहीं पे दिस वैल्यू विल बी -π, दिस वैल्यू विल बी -2π, दिस वैल्यू विल बी +π, ऐसा। ठीक है, तो ये सब वो वैल्यूज है जहाँ पे उसको टच करके जा रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस। तो ये 2π पे आके ही टच करेगा ऐसे। वो वाला वैल्यू 3π है ऐसे, ये वाला। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ें ऐसे आप देख भी सकते हो। यू कैन सी हाउ द फंक्शंस आर एक्चुअली बिहेविंग। तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर सोल्यूशन, मतलब क्या है कि उस डायग्राम पे जहाँ पे उसने उसको टच किया था, वो पॉइंट्स है जो हम लोग एक्चुअली ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो साइन के लिए वो कहाँ पे उसको टच कर रहा था, वो पॉइंट्स था जो एक्चुअली हम लोगों ने ढूंढा था। समझा ये बात सबको? ओके, सो व्हेन आई एम सेइंग ये π/3 है, 5π/3 मतलब उस वैल्यू पे उसने उसको क्या किया था, कट किया ऐसे। तो यहाँ से ऐसा था, तो ये π/3 इधर है और ये 5π/3 इधर। So these are the points where it was touching the value of half. ठीक है, ऐसा। ये उसका डायग्रामेटिक मीनिंग है। उससे क्या है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगा, सोच के मैंने वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको। वरना मोस्टली ये सब हम लोग JEE में ही डीप में करते हैं, बट फिर भी आपको एक आइडिया तो होना चाहिए कि कैसा हो रहा है। एंड क्योंकि ये स्मार्ट बोर्ड में आप देख सकते हो प्रॉपरली कैसा फंक्शन है, तो इस वजह से मैंने वो बताया आपसे। ठीक है, लिखो जल्दी से सब जन। समझ आ रहा है सब लोग क्या ढूंढ रहे हो अभी? ओके, समझ आ रहा है आप लोग क्या ढूंढ रहे? जब बोल रहे हो cos थीटा इज √3/2, तो √3/2 का लाइन आपने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस को पैरेलल, और जहाँ जहाँ पे cos ने उसको टच किया था वो पॉइंट्स है जो आप लोग ने ढूंढा। हाँ, 0 से 360 के बीच में जो वैल्यूज़ को उसने टच किया था वो वैल्यूज़ है वो π/6 और 11π/6। cos का कैसा रहेगा पता है क्या? देखो आप, cos का डायग्राम ऐसे था, यहाँ से स्टार्ट होके फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर ऐसे। तो ये √3/2 इधर किधर था, तो एक वैल्यू इधर आ रहा है और एक वैल्यू बहुत दूर है, देखो आप 2π के पास है। तो π/6 एंड 11π/6 ऐसा आंसर सर।
हाँ वो वैसे ही, ये -1 यहाँ पे है और ये +1 यहाँ पे, -1 और 1 के बीच में ही है। tan का कोई भी रेट वो तो डायग्राम में देखा ना, -∞ टू +, सब आता है। हाँ कुछ पूछ रहा था? ओके वेरी गुड। जनरल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फिर। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कितना प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है? सबका ये आंसर है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कितना प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा? 2 ही होगा, ज़रूरी नहीं। ओके डिपेंड करता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसा है। ओके बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लाइक दिस विल हैव ऑब्वियसली 2 सॉल्यूशंस, but what about a trigonometric equation which is somewhat like this, sin theta by 10 okay equal to half? इसका बहुत सारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ग्राफ को स्क्वीज हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ एक्चुअली थीटा बाई 10 जब हो गया तो ग्राफ है एक्चुअली स्क्वीज्ड, तो और वैल्यूज उस रेंज में आने वाले हैं। ओके तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, 0 से लेकर 360 के बीच में ज़्यादा एंगल सेटिस्फाई करना है। तो दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ इक्वेशन कैन हैव मोर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो ऐसा नहीं कि 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होता है, और भी होते हैं, बट डिपेंड्स अपॉन द इक्वेशन ऑल्सो। साइन थीटा टाइप के लिए 2 ही रहेगा, बट साइन थीटा बाय एन टाइप के लिए और भी बहुत सारा सॉल्यूशंस आएगा, ठीक है। एन के ऊपर डिपेंड करता है फिर कितना। ओके समझ में आ रहा है ये? तो ये सब पॉइंट भी दिमाग में रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा कभी कभी आइडिया आता है कि हाँ 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहता है, ऐसा नहीं है। अब आगे भी ऐसे टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए भाई लाइक साइन थीटा बाय 10 टाइप के सम को, अगर हमको उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ऑल्दो आपको है नहीं पोर्शन में, बट एंट्रेंस वगैरह में ऐसे टाइप का सम्स होगा वेर साइन थीटा बाय 10 इक्वल टू हाफ है और हमको उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितना है वो फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? वी एक्चुअली गो बाय द मेथड ऑफ जनरल सॉल्यूशंस। हम लोग पहले जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं उसमें, और फिर उसमें एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। जितना वैल्यूज़ 360 के अंदर आएगा, 0 से लेकर 360 के अंदर आएगा, उतना वैल्यूज अपना सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशंस के थ्रू हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। ओके क्या होगा? ओके तो आ रहा है सबको ये? तो अभी जनरल सॉल्यूशंस, तो ऑलरेडी मैंने बताया जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। क्या होते हैं जनरल सॉल्यूशंस? The infinite solutions which are obtained because of periodicity, they are called the general solutions. तो इस पे जनरल सॉल्यूशंस में क्या क्या टाइप्स हो गए? आपको 3 टाइप के जनरल सॉल्यूशंस हैं। एक जहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है इक्वल टू 0, दूसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इक्वल टू सम वैल्यू, तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर का वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग, ऐसा। So there are 3 types of questions और 3 types of equations और trigonometric general solutions, ठीक है। तो ये 3 types क्या क्या है? एक हो सकता है ऐसा, sin थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0, ऐसा टाइप का होगा, मतलब इक्वल टू 0 आ रहा है, वो टाइप का जनरल सोल्यूशन। दूसरा टाइप होगा sin थीटा इक्वल टू सम नंबर, ऑफकोर्स वो नंबर को हम लोग फिर से साइन के फॉर्म में लिखेंगे, तो दैट इज वाई आई एम राइटिंग साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। लाइक हो सकता है साइन थीटा इक्वल टू हाफ लिखा, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? साइन पाई बाय 6, ऐसे। तो साइन थीटा इक्वल टू सम नंबर, बट दैट विल बी लेटर ऑन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन। फिर दूसरा टाइप होगा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा। तो आ रहा है क्या बोला इसमें? ये क्या टाइप का सम है? जहाँ पे कुछ तो नंबर आएगा, वो नंबर को भी मैं साइन के टर्म्स में लिखूंगा। अगर साइन का इक्वेशन है कॉस रहा तो कॉस के इक्वेशन में, टैन रहा तो टैन के टर्म्स में लिखेंगे। लास्ट टाइप का कैसा है? दैट इज स्क्वायर रहेगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू सम नंबर, ऑफ कोर्स दैट नंबर विल बी लेटर ऑन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा। तो ये सब टाइप का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक जनरल सॉल्यूशंस है, ठीक है। इक्वल टू 0 टाइप, इक्वल टू नंबर टाइप, स्क्वायर इक्वल टू नंबर टाइप। समझ में आ रहा है? इसे क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो इक्वल टू 0 टाइप का एक है, इक्वल टू नंबर टाइप का एक होगा, और इक्वल स्क्वायर इक्वल टू नंबर टाइप का एक होगा।
ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ जनरल सॉल्यूशंस. अब इसका फॉर्मूलाज क्या होगा? तो साइन थीटा इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू n pi. ओके, दिस इम्प्लाइज थीटा विल बी इक्वल टू n pi. ओके, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा विल बी इक्वल टू n pi. cos theta equal to 0, theta will be equal to 2n plus 1 or 2n minus 1 pi by 2. ओके, नहीं समझ में आ रहा? देखो आप कहा गया अपना वो डायग्राम पे देखते हैं. इसमें देखो देखो यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू कब 0 हो रहा था. ओके, साइन एक्स का वैल्यू कब 0 है? देखो यहाँ पे 0 हो रहा है, 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 बराबर है. यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है. क्या समझ में आ रहा है? कब 0 हो रहा है? n पाई. देखो अब पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है. अगला वैल्यू 0 कब होगा? 4 पाई पे, फिर 5 पाई पे, फिर 6 पाई पे, फिर 7 पाई पे. तो हर बार पाई का मल्टीपल पे आएगा. करेक्ट, तो वही यहाँ पे लिखा है. साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा विल बी इक्वल टू n पाई. कोई भी मल्टीपल ऑफ पाई पे वो 0 है. ऑड मल्टीपल हो या इवन मल्टीपल हो, कोई भी हो, दैट इज वेयर इट इज 0. ऑफ कोर्स n विल बिलोंग टू इंटीजर्स इन दिस केस. ठीक है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, ऐसा भी हो सकता है. करेक्ट. सो फॉर एनी मल्टीपल ऑफ पाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0. ओके, कॉस थीटा इक्वल टू 0. ये कॉस थीटा इक्वल टू 0. देखो यहाँ पे कॉस कब 0 हो रहा है? देखो यहाँ पे पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2. ओके, बराबर समझ में आ रहा है? 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, ऐसा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. ठीक है, कहाँ पे वो 0 हो रहा है? एट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 2n plus 1. आप n की जगह पे 0 डालो, क्या आएगा आपको? और n की जगह पे 0 डाला, क्या आएगा? 1 पाई बाय 2. अगर मैंने n की जगह पे 1 रखा, 3 पाई बाय 2. n की जगह पे 2 रखा, 5 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय. तो ये जो लिखा है, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. तो कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉस विल बी 0. tan थीटा इक्वल टू 0. ऑब्वियसली जहाँ पे साइन 0 वहाँ पे tan भी 0 होगा, क्योंकि tan क्या होता है? साइन बाय कॉस. सो दिस विल बी ऑल्सो n पाई. थीटा विल बी इक्वल टू n पाई. ये इतना समझा सकता हूँ? डाउट है किसी को इसमें? तो ये अपना पहला फॉर्मूला हो गया. कब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का आंसर इक्वल टू 0. अब इसका देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा. तो व्हेन साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो ये वैल्यू कब होगा? थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा. ओके, ये एक वैल्यू है जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसका हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे. ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n इंटू अल्फा. कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. ओके, ये इसके फॉर्मूलास हैं. कैसे आ रहा है उसका प्रूफ देखते हैं. सो वी आर सीइंग द प्रूफ फॉर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा. ओके, हम लोग इसका प्रूफ करें, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा. इसको मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ. सो आई कैन से दिस इज cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0. याद करके देखो, तुमको एक फॉर्मूला बताया था, cos c माइनस cos t. याद है? cos c माइनस cos g के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? 2 sin c प्लस g बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, या -2 sin c. वैसे तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2. ऐसा एक फॉर्मूला दिया था, बराबर. तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है, क्योंकि ये तो 0 नहीं है, बराबर. तो आई कैन से देयरफॉर साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0. अभी तुमने देखा था कि साइन का वैल्यू 0 कब होता है? व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू n पाई. मतलब ये क्या होगा? ओके, सो व्हेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? n पाई.
सो थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू क्या होगा n पाई, करेक्ट। थीटा विल बी इक्वल टू n पाई। यहाँ पे भी वही केस आएगा। अभी इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। सो थीटा प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू 2n पाई, ये प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू आएगा 2n पाई माइनस अल्फा। सेम वे इस केस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस अल्फा। सो दैट इज वाई थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इज द प्रूफ फॉर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। आंसर क्या आता है उसका, थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, मतलब थीटा क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ऐसा टैन थीटा का प्रूफ वो भी कर लेते चाहिए तो, ओके। इरेजर का टूल्स नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। क्लियर ऑल में क्या पहले वाला भी क्लियर होगा, चेक करके देखते हैं। हाँ ये है बच गया, ठीक है। देखो आप टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, ओके। टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा। सुनो अभी टैन को क्या लिखते हैं, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस थीटा साइन अल्फा। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, साइन कॉस कॉस साइन, साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 0। साइन का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई होगा। सो थीटा माइनस अल्फा विल बी इक्वल टू n पाई, थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ऐसा बस, ठीक है। तो ये उसका प्रूफ है, टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा, थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। आ रहा है सारे के सारे थियरम्स है ये एक्चुअली, बट इतना छोटा प्रूफ्स आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछते नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको लिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये सब छोटे प्रूफ्स है, ये सब ये लिखने के लिए तुमको 3 मार्क देंगे क्या, नहीं, ठीक है। पूछेंगे तो ना, बट ये इतना के लिए क्या पूछे, मतलब ये ऐसे पूछ के क्या बोले तुमको कि ये प्रूव करके बताओ 1 मार्क के लिए। तो ऑब्वियसली ऐसा प्रूफ जनरली नहीं पूछते, बहुत छोटा प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट प्रूफ्स कौन से साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, वो सब का प्रूफ पूछेंगे, वो हम लोग करेंगे। दोस आर थियरम्स दैट वी हैव टू डू, ओके। तो वो प्रूफ्स हम लोग करेंगे, ये तो हम लोग नहीं कर रहे बस। अभी ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, इसका प्रूफ मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है उसका, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों का एक ही फॉर्मूला है, ओके। साइन स्क्वायर में आया, कॉस स्क्वायर में आया, टैन स्क्वायर में आया, सबका फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका प्रूफ भी देख लेते एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, बराबर। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो -2 समझेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर अल्फा। अभी मैं दोनों को +1 करता हूँ दोनों तरफ, इसको भी +1 इसको भी +1। सो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ मुझे, फॉर्मूला बन गया, करेक्ट। ऐसा करने से क्या हुआ, ये cos 2 थीटा बन गया, ये cos 2 अल्फा बन गया। सो आई कैन राइट दिस इज cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। सो दिस इज लाइक दिस फॉर्मूला, करेक्ट। थीटा विल बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसा टाइप का। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में 2 था ऑलरेडी। तो यहाँ पे सबका 2 कट हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये साइन का प्रूफ है, सेम ऐसे ही कॉस का प्रूफ है, सेम ऐसे ही टैन का भी प्रूफ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा विल बी इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो आ रहा है सबको ये। तो ये फॉर्मूलास है जो आपको जनरल सॉल्यूशंस के लिए अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आ रहा है सबको ये, लिखो फटाफट से इसे। खा रहे तो देखो आप ऐसे साथ में बोलो फॉर्मूला, बोलो फिर से एक बार।
इम्प्लाइज। सब जन वहाँ पे आके रुक जा रहे, फिर से बोलो। प्रिया सिर्फ अल्फा सुनाई देता था, खड़ी रहे। हाँ बोल। Sin theta equals to sin alpha implies theta equals to n pi plus minus 1 raised to n alpha. फिर से एक बार। बोल क्यों नहीं रही बराबर से, क्या हुआ? बहुत फास्ट। फिर से एक बार। स्पर्श। ये बोल। Sin theta is equal to sin alpha is equal to implies तू बोल रहा था ना बाकी लोगों के साथ में। plus 1 minus वन माइनस। हाँ बोलना ठीक से। क्या बोलने की आदत नहीं है क्या? बाकी टाइम तो बोलते ही रहता है, जल्दी जल्दी फ़ोन पे बोलते रहेगा, तभी सब बोलने के टाइम पे कुछ नहीं होगा। बोल क्या है? थीटा इक्वल टू बोल n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू अल्फ़ा। क्या बोल फिर से, बोल फिर से बोल। -1 थीटा। ए बोलने की आदत नहीं है तेरे को, बाप रे। फिर से एक बार। रेज़ टू n अल्फ़ा। बाप रे, सबको बोलना पड़ रहा है तेरे लिए। हमको लग रहा है ये हमारा ब्रेक खा जाएगा, लग रहा है। बैठा अभी। वो बोला सबको अलग अलग ही बोलोगे ना। फिर से एक बार। साइन स्क्वायर